हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक साउंड्स यानी ध्वनि से संबंधित प्रश्नों को, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है माध्यमों। अब 1 में जल, 2 में इस्पात और 3 में नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल का आरोही क्रम में सजाइए। तो फ्रेंड्स, सजाना है आरोही क्रम में, यानी कि ध्वनि की चाल किस में अधिक होती है, तो उसी को सजाना है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस्पात एक ठोस है, उस और जल द्रव है और गैस नाइट्रोजन है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ठोस आएगा, तो आरोही क्रम में सजाते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा को सजाते हैं, उसके बाद बड़ा को और उससे बड़ा को। तो फ्रेंड्स, सबसे छोटा यानी कि ध्वनि की चाल सबसे कम नाइट्रोजन में होगा, तो 3 पहले लिखेंगे। उसके बाद जल में ज़्यादा होगा, जल में लिखेंगे 1, और इस्पात में सबसे ज़्यादा होगा तो 2 लिखेंगे। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, सबसे अधिक ध्वनि की चाल इस्पात में, उसके बाद उससे कम, इस्पात से कम जल में यानी द्रव में, और सबसे कम नाइट्रोजन यानी गैस में होगा। तो फ्रेंड्स, 3, 1, 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो फ्रेंड्स, धातु में। अगला है यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति हो तो फ्रेंड्स, फिर उसी टाइप का प्रश्न आ गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ है वायु, VA से सूचित किया गया है, और VW जल है, यानी द्रव है, और VS ठोस है। तो फ्रेंड्स, सबसे अधिक ध्वनि की चाल VS में होगा। इस प्रकार VS सबसे अधिक है और सबसे कम गैस में होगा। तो फ्रेंड्स, ध्वनि की चाल सबसे कम गैस में होगा, यानी कि वायु गैस है तो VA, और उस गैस से अधिक द्रव में होता है तो VW, और सबसे अधिक ठोस में होता है तो VS। तो फ्रेंड्स, VA से अधिक होगा VW में, और VW से अधिक होगा VS में। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर ध्वनि की गति अधिकतम होती है किसमें? तो फ्रेंड्स, लोहे में। इसका सही उत्तर है लोहा। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगें हैं ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। फ्रेंड्स, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और फ्रेंड्स, यह निर्वात में नहीं चल सकते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि आर पार नहीं जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, निर्वात में। अगला है म्यूजिक कंटूर्स के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। इसका सही उत्तर है ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। नेक्स्ट है अस्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए। वह है फ्रेंड्स 16.5 मीटर, लगभग में 17 मीटर होगा। अगला है ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः होता है 330 मीटर पर सेकेंड होता है। फ्रेंड्स, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 में है कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन 2 में है ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती हैं। तो फ्रेंड्स, उपयुक्त कथनों में से सही कथन को चुनना है। तो इसका सही उत्तर है 2। फ्रेंड्स, ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, इसलिए ऑप्शन 2 सही उत्तर है इसका। प्रास्रव तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कौन सा कथन सही है प्रास्रव तरंग के बारे में? ए, कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं। ए, कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार में किया जा सकता है, या स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है, सभी सही उत्तर है इसका। सभी का प्रयोग किया जाता है प्रास्रव तरंगों का। नेक्स्ट है प्रास्रव तरंग ध्वनियाँ वे हैं जिनकी आवृत्ति होती हैं। तो फ्रेंड्स, प्रास्रव ध्वनियाँ वे होती हैं जिनकी आवृत्ति होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक, और अवस्रव ध्वनियाँ वे होती हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, उसे अवस्रव ध्वनियाँ कहते हैं। और फ्रेंड्स, श्रव्य ध्वनियाँ उसे कहते हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज
से 20,000 हर्ट्ज होती हैं। फ्रेंड्स प्रश्न आंसर में कभी कभी 20,000 हर्ट्ज को 20 के हर्ट्ज लिख देता है, तो इसे भी ध्यान रखिए। एक जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह है सोनोग्राफी। फ्रेंड्स सोनोग्राफी में प्रस्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, याद जरूर रखिए इसको। अगला है जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद किया जा सकता है केवल ध्वनि गुणता यानी क्वालिटी में अंतर के कारण। अगला प्रश्न है कथन ए में है अनुरणन विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती हैं, कारण दीवारों छत एवं धरातल से अपवर्त ध्वनि प्रवर्तन हो सकता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विस्तृत रूप से प्रयुक्त सांगीतिक स्वरग्राम जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है। 2 में है स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती हैं और स्वर नी की आवृत्ति 512 हर्ट्ज होती हैं। फ्रेंड्स यहाँ आवृत्ति का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है केवल एक। विस्तृत रूप से प्रयुक्त सांगीतिक स्वरग्राम जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है। अगला प्रश्न है इंफ्रारेड एक्स किरणों दृष्टिगोचर प्रकाश तथा रेडियो तरंगों में से तरंग लंबाई सबसे अधिक किसकी होती है। तो फ्रेंड्स रेडियो तरंग की लंबाई सबसे अधिक होगी। अगला है एक टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स उसमें रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है टीवी रिमोट में। अगला है टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए जिस विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है वह है अवरक्त विकिरण का। फ्रेंड्स अगला है विद्युत चुंबकीय विकिरण जो टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए अवरक्त में प्रयोग लाया जाता है वह है अवरक्त विकिरण। अगला प्रश्न है चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है वे प्राध्वनिक तरंगें निकालते हैं और उन्हीं तरंगों के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो फ्रेंड्स प्रस्रव तरंग के माध्यम से चमगादड़ अपना शिकार करते हैं। फ्रेंड्स चमगादड़ असंधारी वर्ग में आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय अपस्रव आवृत्ति पर कंपन करता है। ध्वनि की गति गैसों में द्रव में एवं ठोस की तुलना में अधिक होती हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन 3 में है मैक संख्या ध्वनि गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं और ऑप्शन 4 में है प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 से 1000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन 1, 3 और 4 सही हैं। ऑप्शन 1 में हृदय अपस्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, ये सही है। और ऑप्शन 3 है मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं और 4 में प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन 3, 1, 3, 4 सही है। फ्रेंड्स प्राध्वनिक जेट की उड़ान के कारण नुकसान होता है ओजोन परत की नुकसान होता है। अगला है समुद्र तल से के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होगी। तो कारण है ध्वनि की गति परावर्तित माध्यम के ताप पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स ये गलत है और परंतु आर सही है, यानी कि समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होगी। फ्रेंड्स ये गलत है। ध्वनि की गति परावर्तित माध्यम के ताप पर निर्भर करती है, ये सही है। डेसिबल प्रयोग में लाया जाता है वातावरण में ध्वनि की तीव्रता के स्तर को मापने के लिए। तो फ्रेंड्स ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग लाया जाता है। अगला है जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तब जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह है लगभग 30 डेसिबल। फ्रेंड्स 2 लोग यदि बात करते हैं तो वहाँ लगभग 30 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती हैं। फ्रेंड्स अगला है टेलीविज़न
सारणों में श्रव्य स्रोतों संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है आवृत्ति आरोपण। एक रेडियो स्टेशन में 30 मीटर बैंड पर प्रसारण होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति क्या है? 10 मेगा हर्ट्ज। कथन है रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती हैं, कारण रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। तो फ्रेंड्स यहाँ एक गलत है, रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती हैं, ये गलत है। और आर सही है, रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। तो फ्रेंड्स ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न ध्वनि से संबंधित था। तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला इसी तरह का वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।